क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द रूरल बैंकिंग सिस्टम। ध्यान सुन, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड इन द रूरल बैंकिंग सिस्टम, कि रूरल बैंकिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी। क्रिटिकली इवेलुएट द रूरल बैंकिंग सिस्टम प्रोसेस एंड द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि रूरल बैंक्स की हालत क्या खराब थी? थी, या उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस फेस करनी करनी पड़ रही पड़ी। है। पहले ये आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा पहले ये ये सारा पार्ट छोड़ दे। से सब कटवाते रहो बस उसमें ये देख, प्रॉब्लम्स इन द रूरल बैंकिंग सिस्टम क्या। पहला, इनएफिशिएंसी। जितना क्रेडिट चाहिए, जितना लोन चाहिए, क्या उतना लोन बैंक्स प्रोवाइड कर पाते थे फार्मर्स को। द वॉल्यूम ऑफ द रूरल क्रेडिट, मतलब जितने फंड्स चाहिए होते थे, आर इनसफिशिएंट इन रिलेशन टू द डिमांड। मतलब ये मैं कह सकता हूं डिमांड फॉर लोन्स बाय द फार्मर ज्यादा होती थी सप्लाई ऑफ लोन्स की। ठीक है। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। मतलब जितना लोन एक किसान को चाहिए, क्या उतना लोन सैंक्शन कर पाती थी बैंक्स ने। The amount of loans sanctioned to the farmers is inadequate. Moreover, sometimes the farmers uses the amount of loan for the unproductive purpose. जैसे एग्जांपल के तौर पे लोन लिया खेती बाड़ी के लिए, वो पैसे खर्च कर दिए बेटी की शादी में, चुकाओगे कहां से। खेती के लिए किए होते हैं तो भाई खेती करके। नेक्स्ट, लेस अटेंशन ऑन द पुअर एंड द मार्जिनल फार्मर्स। देखो भाई, हमारी जो अटेंशन थी ना फार्मर्स पे बहुत कम थी। देखो, farmers gives less attention on the credit requirement and of the small and the marginal farmers, क्योंकि ये क्रेडिट स्कोर लिख के आएगी, बिकॉज उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। स्मॉल मार्जिन लिख के आएगी, क्रेडिट स्कोर को गिर जाती है, क्रेडिट स्कोर को लिख के आएंगे। चुप करो। बैंक्स ये कम अटेंशन देते थे किसकी तरफ, द बैंक्स गिव्स द लेस अटेंशन टुवर्ड्स द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। बैंक्स किसको लोन देने में इंटरेस्टेड होते थे, ओनली वेल टू डू फार्मर्स, मतलब अमीर फार्मर्स को, क्योंकि उनकी क्रेडिट वर्थिनेस ज्यादा होती थी, उनके सिक्योरिटी होती। More attention is given to the large farmers because they have the better credit worthiness. कोई दिक्कत। नेक्स्ट, ग्रोइंग ओवरड्यूज। एक चीज बताओ, किसान एक बार लोन ले लेते हैं मगर उनकी रीपेइंग कैपेसिटी बहुत ही पुअर है, वो वापस लोन नहीं करते। द मेन रीजन बिहाइंड द ग्रोइंग ओवरड्यूज इन एग्रीकल्चर क्रेडिट। ओवरड्यू का मतलब है पैसे लेके ना चुकाना। द मेन रीजन बिहाइंड द ग्रोइंग ओवरड्यूज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, द मेन रीजन जो ओवरड्यू हो रहे थे एग्रीकल्चर क्रेडिट के, वो क्या था, पुअर रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स लोन लेके वापस नहीं चुकाते थे। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट द क्रेडिट एजेंसीज वर बिकमिंग कॉशियस। इसका मतलब जो लोन जो मतलब बैंक वाले थे वो बहुत ही क्या हो गए, कॉशियस हो गए, समझदार हो गए एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द लोन टू द फार्मर्स। भाई ये किसान ने तो पैसे देने नहीं है, इसको अगली बार लोन देना ही नहीं है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट वाज क्रॉनिकली हाई। मतलब जो एग्रीकल्चर का डिफॉल्ट रेट था वो कम था या बहुत ज्यादा था, एग्रीकल्चर का डिफॉल्ट रेट बहुत ही ज्यादा था। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार फार्मर्स ने लोन ले लिया तो दे डू नॉट यूज टू रीपेड। ठीक है। फार्मर्स वर डेलिबरेटली रिफ्यूजिंग टू रीपे द लोन। फार्मर्स यूज टू रिफ्यूज टू रीपे द लोन, फार्मर देते ही नहीं थे लोन का पैसा वापस। इट वॉज अ थ्रेट टू द स्मूथ एंड द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि फार्मर्स एक बार लोन लेते चुकाते तो है नहीं, तो बैंक वाले कहां से डिपॉजिट होल्डर का पैसा देंगे। ठीक है। बस इतना लर्न कर ले, आगे मत लर्न करिए। हाँ, ये लर्न कर ले कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रेस देती है लैक्सिटी इन रिकवरी ऑफ लोन्स, कि वो गवर्नमेंट कहती है बैंक्स को ऐसा करो, छोड़ो यार किसान ही है, उसे लोन का पैसा क्या वापस लेके जाना, क्योंकि ये वोट के टाइम पे इनसे वोट मांगने का एक जरिया हो कि हमने तुम्हारे लोन माफ करा दिया सो। ठीक है, इतना लर्न कर, आगे चलते ये हैं। आउट इम्प्रूव नहीं करना, छोड़ो, देख लो आना जाए। इतना सब नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्लियर करा। चलो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब तुम कह रहे हो 16 16 चैप्टर इतने, भाई किसी बच्चे को रिवाइज नहीं करा सकता 16 दिन। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में पहले पहले वर्ड पढ़ने होते हैं, बाकी आगे सेम लिखा हुआ है। पहला, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब होता है जब फसल कट जाती है उसके बाद के स्टेप्स है। पहला, फसल कटने को सबसे पहले क्या करते हैं हम, गैदरिंग।
उसके बाद क्या करते हैं हम, प्रोसेसिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल चाय का होता है, सबसे अच्छी वाली चाय अलग कर दो, सबसे बेकार वाली चाय छान। उसके बाद क्या होता है, उसकी पैकेजिंग। फिर क्या होता है, स्टोरिंग। फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट में वर्ड क्या लिख देगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है, जो बनाते क्रॉप। हैं। क्रॉप। तो गैदरिंग, उसके बाद आएगा प्रोसेसिंग, उसके बाद आता है ग्रेडिंग, उसके बाद आता है पैकेजिंग, उसके बाद आता है स्टोरिंग, उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मेन ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्या होता है, कि किसानों को अपने अनाज की अच्छी कीमत मिल सके, सो दैट द फार्मर्स गेट द फेयर एंड द रीजनेबल प्राइस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कल मैम इसको मैंने न्यूमेरिकल में ज्वाइन कराया, ये भाग गई वहां से। मैं लर्न करने चले गया था भाई एक चीज है, तेरे को पता है मैम, फिर तेरे को फिर मेरे को दोबारा टॉपिक कराना पड़ गया। अब दोबारा टॉपिक का मतलब एक क्लास गई, उसमें फिर खत्म ही हो जाएगा। मुझे बात बताओ, मैं लर्निंग ना करता तो मैं लर्निंग का टाइम कब मिलेगा सुन, मुझे? अगर तू उस समय लर्निंग के लिए चली गई थी, अब इसका मतलब है मेरे को वो टॉपिक तेरे को दोबारा कराना पड़ेगा। मतलब तेरे पे तेरे अगर आप एक बात बताओ, तू लर्निंग मेरे बाद भी तो कर सकती थी ना, तो उस समय तो फ्री हो। इतनी लर्निंग थी यार, मैंने ये नहीं किया, मैंने कुछ नहीं करा। देखो सुन, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या होता है, सारे बच्चे कहते हैं मुझे ये टॉपिक का, एक टॉपिक हर बच्चे का चार चार बार मैं करा चुका हूँ। अब उसमें क्या है, अगर मैं चार चार बार कराऊंगा ना, उस चक्कर में 64 बार मुझे 8 दिन में कराना पड़ेगा, और 8 दिन में 64 बार कराना किसी बस के टीचर के लिए नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा था, मैंने पूरा रिकॉर्ड मैंने कहा था तो भाई, तुम लोग जाते हो, तुम लोग मीटिंग करते हो, 10 मिनट के लिए आते हो, 10 मिनट के बाद उड़ जाते हो। मैं बता आगे क्या था कि मैं लर्निंग करती मैं थी। तुमने तुमने बोला था लर्निंग के लिए, तुम ये सोचते थे कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने कल नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल भी कराए हैं सब बच्चों को। तो आपने और मैंने एक चीज बताओ, मैंने वैल्यूएटेड के को ज्वाइन नहीं करा था, तू 10 15 मिनट नहीं। चलो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, तो एक चीज, टाइम तो लिमिटेड है हर किसी के पास भी। तुम उसको मेरे को कोई भी चैप्टर में बोलो कि मैं वो करवा दूंगा, पर ये नहीं कि तुम्हें को सारा बोल देगी कोर्स में, क्योंकि मैं करा चुका हूँ नेशनल इनकम। जो 2 घंटे की क्लास लोगे उसमें करवा देना इसको। मैम मैं करा दूंगा, पर मेरे को कहते हैं दूसरा और चैप्टर भी समझाओ सारे। मैंने कब बोला? अच्छा तूने कहा बीओपी फॉरेन एक्सचेंज समझाओ। मेरे डाउट निकले उसमें। डाउट है ना, डाउट ले ले 10 15 मिनट। डाउट इन अब इसके बाद डाउट ले लेने, और कल भी ये मैक्रो करवाऊंगा तुझे 2 घंटे और बता। Mention some of the obstacles that hinder the mechanism of agriculture marketing, की एग्रीकल्चर मार्केटिंग में किसानों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या है, किसानों को अपना अनाज बेचते समय क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। पहला, मैनिपुलेशन बाय द बिग ट्रेडर्स। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर का मतलब जो अनाज में डील करते हैं मंडियों में, वो किसानों को अच्छी तरह अच्छी प्राइस देते होंगे या उनको एक्सप्लॉइट करते होंगे। तो बिफोर इंडिपेंडेंस सारा का सारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम किसके कंट्रोल में था, मनी लेंडर्स, ट्रेडर और कमीशन एजेंट के था। दे यूज टू एंगेज इन द मैल प्रैक्टिसेस, ये बहुत ही गलत प्रैक्टिसेस में एंगेज होते थे। और वो किस में एंगेज होते थे, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। अब एक छोटी सी बात बता, मार्केट में टमाटर का भाव कितना चल रहा है। 30 40। अगर बाहर जाके देखो, अगर टमाटर का सही भाव नहीं पड़ा, देखो क्या भैया लूटेगा नहीं लूटेगा। और जिसको पता है उसको लूट नहीं पाएगा। किसानों को ये नहीं पता था कि हमारे अनाज का मार्केट में सही प्राइस क्या है, उसकी वजह से ट्रेडर और कमीशन एजेंट जो उनको प्राइस देते थे वो ले लेते थे। फार्मर्स डिड नॉट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फार्मर्स के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की उनकी करेक्ट प्राइसेस मार्केट में क्या है। एज अ रिजल्ट दे यूज्ड टू सेल देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट लो प्राइसेस, जिसकी वजह से फार्मर्स अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उनको सस्ता बेचते थे, या सस्ते महंगे बेचते थे, सस्ते में बेच देते थे। और भाई ढंग से पढ़ ले, नहीं तो ये चैप्टर भी उड़ जाए। नेक्स्ट, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब एक चीज बता, जब किसानों के पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होगी, तो क्या किसान अपना अनाज शहरों तक पहुंचा पाएंगे और अच्छी प्राइसेस पे बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे। तो क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज फार्मर कैन नॉट रीच टू द अर्बन एरिया। फार्मर अर्बन एरिया नहीं जा पाते थे, और वो अपने अनाज को अच्छी प्राइसेस पे बेच नहीं पाते थे। नेक्स्ट, लॉन्ग चेन ऑफ मिडलमैन। अब एक चीज बता, किसान और कस्टमर के बीच में क्या बहुत कम बिचौले होते हैं, बहुत ज्यादा बिचौले होते हैं। तो बताना, जितने ज्यादा बिचौले होंगे वो उतनी ज्यादा कमीशन चार्ज करेंगे बीच में। और प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन्स कम होंगी या बढ़ जाएंगी।
there were a large intermediaries between the farmers and customers. As a result, their middleman reduces the return for the farmer. Example, फार्मर ने 5 रुपए किलो टमाटर भेजा और कस्टमर पे जाके 40 रुपए बिक रहा है। इसका मतलब बीच के बिचौले बीच पे पर किलो कितना खा रहे हैं? 35 रुपए। किसान को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। अब एक चीज बता, हमारे देश के अंदर स्टोरेज फैसिलिटीज अच्छी है, बहुत बुरी है? किसानों के पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज है या नहीं है? फार्मर्स डू नॉट हैव द प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज, जिसकी वजह से किसानों को अपना वेस्ट होता हो, 10% खाना वेस्ट होता है 10 खाना क्योंकि बिल्कुल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या? ध्यान से बिल्कुल। डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या है? डिस्ट्रेस सेल का मतलब ये होता है, जब किसान अपना अनाज उगाता है तो किसान को मजबूरी में उसको अनाज सस्ते प्राइस पे बेचना पड़ जाता है, क्योंकि किसान ने लोगों से लोन लिए रखे होते हैं और लोगों को लोन का पैसा उसको इमीडिएटली चुकाना पड़ता है जैसे ही वो फसल काट लेता है। जैसे एग्जाम्पल, किसान ने किसी से लोन लिया और वो बोलता है भाई जैसे तेरी फसल कट जाएगी ना, तेरे को इमीडिएटली बेच के मेरा पैसा वापस करना है। किसान कहता है ठीक है। अब किसान को अच्छी प्राइस मिले बुरी प्राइस मिले, वो बेच देता है अनाज। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल रेफर्स टू अ सिचुएशन when the farmers are compelled to sell their agriculture produce। फार्मर कंपेल हो जाता है, मजबूर हो जाता है अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने में इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट। इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट मतलब जैसे ही वो काटेगा, फसल बेचने के लिए तैयार करेगा, और उसको अच्छी प्राइस मिलती है, लो प्राइस मिलती है? लो प्राइस मिलती है। इसका मतलब रीजन क्या होता है? क्योंकि फार्मर को क्या चुकाना होता है? फार्मर नीड इमीडिएट कैश टू रिपेज डेट, और फार्मर के पास बेटा स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती कि फार्मर अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर कर सके और बाद में अच्छी प्राइसेस पे बेच सके। कोई दिक्कत? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग? कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए? पहला, प्रॉब्लम क्या थी? रेगुलेटेड मार्केट नहीं थी। रेगुलेटेड मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसके अंदर 3 बंदे इन्वॉल्व होंगे, एक फार्मर, एक ट्रेडर कमीशन एजेंट, और तीसरा गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। जो हमारी सरकार का गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, देख कौन है? एक फार्मर है और एक ट्रेडर है जो उससे सारा का सारा अनाज खरीदेगा, और बीच में इनके कौन आ जाएगा? एक गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। अब ये जो बीच में गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, ये सारी की सारी देखेगा कि किसान का सारा अनाज प्रॉपरली अच्छी तरीके से तोला जा रहा है या नहीं तोला जा रहा, कोई फॉल्टी वेइंग तो नहीं है। ठीक है। कई बार क्या होता था, वो कम तोल के बोलता था, भाई तेरा तो भाई सब 5 किलो है। और नहीं साहब, हमने भी तोला था कि ये तो 8 किलो था। 3 किलो कम कौन तोलता है? ट्रेडर कमीशन एजेंट, जिससे उसको किसान को कम पैसे दे। तो ये फॉल्टी वेइंग, ये सारी एक्टिविटीज से कौन नजर मतलब जैसे कौन नजर रखता होगा उसके ऊपर? ये गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। Regulated market is a market where the sale and purchase of agriculture produce is monitored by market committee। मार्केट कमेटी में गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, फार्मर होता है, ट्रेडर होता है। मार्केट कमेटी इंश्योर करता है that farmer should get the fair and price for the agriculture produce, कि किसान को एक फेयर प्राइस मिले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। द मार्केट सिस्टम इज मेड ट्रांसपेरेंट। जो मार्केट का सिस्टम है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, which with the strict vigilance on the proper use of scale and weights। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ये बहुत कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है, ध्यान सुनियो। जैसे सपोज कर बड़े सारे बंदे हैं जिनके पास अपनी अपनी भैंसें हैं। अगर अकेला बंदा भैंस का दूध बेचने जाएगा, उसको अच्छी प्राइसेस नहीं मिल पाएंगी। तो सारे के सारे किसान क्या करते हैं, अपना अपना दूध भैंसों से निकाल के आते हैं, सारे के सारे दूधों को एक वो ट्रक में भरते हैं और शहर में इकट्ठे बेचने के लिए जाते हैं। एक इंसान बेच रहा है, सारे मिल के बेच रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव मार्केटिंग। इससे उनको बेटर प्राइस मिल पाएगी। जैसे एग्जांपल, एक किसान गया अपना 15 लीटर दूध लेके, साहब जी मेरा दूध खरीदो, तो मैनिपुलेट कर लेगा, भाई देख देना है तो ऐसा कर, 30 रुपए लीटर पे दे, मुझे मैं लेता नहीं। बोलेगा ठीक है साहब। मगर जब सारे मिलके जाएंगे, वो बोलेंगे भाई हमारा दूध किस प्राइस पे खरीदोगे? भाई मैं 30 पे खरीदूंगा, जब बेचते नहीं तेरे को, हम जा रहे हैं आपसे। अरे नहीं 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 नहीं, रुको यार, सारे रुको, क्यों जा रहे हो? चलो भाई 45 रुपए दिया, दूध ला। जब इकट्ठे बेचने के लिए जाते हैं ना सारे के सारे बंदे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर सारे के सारे एकजुट होके आए हैं तो प्राइस उनको अच्छी मिल जाएगी ना। नाउ डेज
गवर्नमेंट इज encouraging द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्या हो गया, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज, ठीक है, अंडर द कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, एक बंदा बेच रहा है, सारे मिलके बेच रहे हैं। फार्मर्स सेल देयर आउटपुट कलेक्टिवली, फार्मर्स सारे अपने आउटपुट कैसे बेचते हैं, कलेक्टिवली बेचते हैं, टू टेक द एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या, एक बंदा बेच रहा है या सारे मिलके बेच रहे हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एडवांटेज ऑफ बेटर प्राइसेस, जिससे उनको बेटर प्राइसेस मिल सके। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मिल्क कोऑपरेटिव इन गुजरात, जिसका नाम है अमूल। ये सबसे पहले टेक्निक किसने अडॉप्ट की थी, अमूल ने। अमूल कौन से शहर में था, गुजरात, ठीक है ना। ये करने की जरूरत हाँ, मिल्क कॉपरेटिव्स कहां बने थे, गुजरात। नेक्स्ट, however cooperatives have received a serious setback during the recent past year। मतलब ये जो cooperatives हैं, इनको आज की डेट में क्या मिला है, सेटबैक मिला है। मतलब एक तरीके से सेटबैक, पता ना समझते क्या होता है, सेटबैक, सदमा। क्यों? रीजन तो सुन लो, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन मार्केटिंग कोऑपरेटिव एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव। मार्केटिंग कोऑपरेटिव कौन हो गया, अमूल, और प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव क्या हो गया, फार्मर। इनके बीच में आज की डेट में कोऑर्डिनेशन नहीं है भाई, ये मत लिखाइए अमूल और फार्मर, ये मतलब है इनके। पुअर कोऑर्डिनेशन किनके बीच में है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव और प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव। मतलब फार्मर दूध प्रॉपर निकाल नहीं रहे हैं, या तो अमूल ढंग से बेच नहीं रहा है। इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो अमूल को पैसे देने चाहिए किसान को, वो उतने देता नहीं है, तो किसान कहेगा भाई मैं तो तेरे लिए दूध प्रोड्यूस करूं। इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ फार्मर मेंबर्स, भाई गांव में दूर दूर तक फार्मर फैले हुए हैं, कहां तक अमूल भाई साहब उनसे दूध कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब एक चीज बता, हमारी गवर्नमेंट आज की डेट में किस किस चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, वेयर हाउसेस, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज फार्मर्स को देती है, जिससे फार्मर अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर कर सके और फ्यूचर में लिक्विडिटी प्राइस, मतलब हाई प्राइस पे या फेयर प्राइस पे बेच सके, ठीक है। आज की डेट में तो बेटा हमारे किसानों को रेलवेज की फैसिलिटी भी मिली है, जिसमें कि किसान अपना अनाज पूरे के पूरे शहरों में रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकता है। रेलवेज प्राइमरली रेलवेज इज बीइंग प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। क्या रेलवे फार्मर से ज्यादा पैसे लेती है, बहुत कम लेती है। रेलवेज प्रोवाइड अ वेरी सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू द फार्मर, जिससे फार्मर अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अर्बन एरिया में पहुंचा सके, उनको बेटर प्राइसेस मिल सके। तो मुद्दा पानी, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या, ध्यान से सुनो। सपोज कर किसान ने गेहूं उगाया, गेहूं, वीट, हाँ बता। तो गवर्नमेंट ने कहा किसान तेरे लिए मैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर रही हूँ 30 रुपए। 30 रुपए का मतलब है किसान, अगर तुझे 30 या 30 रुपए से ऊपर प्राइस मिल रही है मार्केट में, तू बेच दे मार्केट में। अगर तुझे कोई भी दुकानदार 30 रुपए से कम ऑफर करेगा, सीधा मेरे पास आ जाओ, सारा अनाज मुझे 30 रुपए के रेट पे बेच दे, तेरे को मिनिमम 30 रुपए तो मिलेंगे, मैं खरीदूंगी 30 रुपए से। तो इससे अब उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा वो बड़ा वाला मतलब बड़े बड़े ट्रेडर कमिश्नरी। देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द एश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब मतलब कि तसल्ली, गिवन बाय गवर्नमेंट टू द फार्मर्स दैट गवर्नमेंट विल परचेज देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, क्रॉप, एट स्पेसिफाइड प्राइसेस। फार्मर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में बेच सकती है, अगर उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। Farmers are also free to sell their output in the open market if the price in the open market is more than a minimum support price. Now, गवर्नमेंट किस किस पे एमएसपी देती है, एग्रीकल्चर ये प्रोडक्ट। सब इन सब चीज़। फार्मर्स को एश्योर होता है कि मिनिमम उनकी मिनिमम एश्योर्ड इनकम तो हो जाएगी इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब आता है बफर स्टॉक। भाई बफर स्टॉक पता है क्या होता है, नहीं, जिस साल हमारे देश के अंदर ज्यादा अनाज पैदा होता है, तो किसान, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, उस एक्स्ट्रा अनाज को गोडाउन पे स्टोर कर देती है, जिससे
वो अनाज हम तब यूज कर पाएंगे जब हमारे पास फ्यूचर में उस अनाज की शॉर्टेज हो जाएगी। हाँ, तो वो थोड़ी आएगी। इसलिए क्या होता है, प्राइसेस स्टेबलाइज रहती है, क्योंकि FCI purchases wheat and rice. एफसीआई कौन है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेजेस द व्हीट एंड राइस ऑन द परमानेंट at procurement prices from the farmers. Food Corporation of India purchases the wheat and rice at specific prices, Fair at fair prices from the for farmers farmers to to maintain maintain the buffer. buffer stock. Buffer stock are created in years Buffer of stock is surplus created. Buffer stock is actually created at the time of the year of surplus and used at that and used store. at the time of year of shortage. ठीक है, इससे क्या होगा, एक रेगुलरिटी होती है कि जो कमोडिटी है उसकी सप्लाई रेगुलर होगी। इट इंश्योर्स रेगुलरिटी इन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी एंड स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। नेक्स्ट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बेटा राशन की दुकानें सुने, ये वही होता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम गरीब इंसान को, मतलब पीपल लिविंग द बिलो पॉवर्टी लाइन, पीपल लिविंग द बिलो पॉवर्टी लाइन को एसेंशियल कमोडिटीज अवेल कराता हूं, जैसे व्हीट, राइस, शुगर एक्सेट्रा एट द सब्सिडाइज्ड प्राइसेस। फिर अब आ जाओ इमर्जिंग ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स। अब बड़े ध्यान सुन, ओरिजिन भाई पढ़ाने तो देगी तब होता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाट आर द इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, लिखा नहीं ऊपर, आ रहे हैं। हाँ, किसान के पास और क्या किस तरीके का जरिया है अपना सामान बेचने का, देखो क्या लिखा है। Origin of इमर्जिंग ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स, पहला है ओरिजिन ऑफ द फार्मर्स मार्केट। ओरिजिन ऑफ द फार्मर्स मार्केट क्या होता है, ध्यान से, फार्मर और कस्टमर के बीच में बड़े सारे मिडिल मैन आते नहीं आते, को हटा के डायरेक्ट उनको हटा के फार्मर अगर डायरेक्टली कस्टमर को बेच दे, कस्टमर को फायदा, फार्मर को फायदा। फार्मर को 5 रुपए मिलते थे, कस्टमर को वही आलू 40 रुपए मिलता है, तो बीच के 35 रुपए पिछोले खा लेते हैं। ऐसा करें, पिछोलों को छोड़ो, फार्मर को 20 रुपए मिल जाएंगे और उसको 20 रुपए करना। इन केस ऑफ फार्मर्स मार्केट, यार चुप हो जा। द फार्म, हाँ, ठीक है, ये आ In गया। case of the farmer market, the farmers directly sell their agriculture produce to the customer by eliminating the middleman. इसके एग्जांपल है अपनी मंडी इन पंजाब हरियाणा, हरदासपुर मंडी पुणे में है और रायतू बाजार आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अलायंस ये बताता हूँ, अलायंस का मतलब होता है एक तरीके का एग्रीमेंट। अब सुन क्या होता है, बड़े बड़े किसानों ने ना मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज के साथ है ना एक एग्रीमेंट किया हुआ। वो क्या कहते हैं, सर मैकडोनल्ड जी आपको किस तरीके का आलू चाहिए, बीज आप मुझे दे दो, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड आप दे दो, मैं अपनी जमीन के ऊपर आपके लिए खेती करूं। कहीं मैकडी का बर्गर खाया है, कभी वो खाया है, उनके आलू अपने आलू में फर्क नहीं होता, तो मुझे लगा होता है। ध्यान से सुनो, ये बड़ी बड़ी, जो उनको प्रोवाइड करते हैं। हाँ, क्या होता है, ये जो लोग है ना ये मार्केट में नहीं बेचते नॉर्मल सब्जियां, ये अकेले पकाते हैं, अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं। ठीक है, alliance with the national multinational companies. Nowadays, many national and in multi nowadays many national and MNCs, fast food chains like McDonald's, Pizza Hut, etc., are entering into contract with farmers directly. ये कंपनीज फार्मर्स के साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और उस पर क्या लिखती है, पहला कि ये एमएनसी फास्ट फूड चेन, कि ये जो नेशनल एमएनसी फास्ट फूड चेन्स है, ये जितने इनपुट यूज करेगी, इनपुट इनको कौन देगा, एमएनसी देगी। मतलब वो कहते थे तुम्हें हमारे लिए आलू उगाना है, मैकडी वाले कहेंगे, मगर आलू का बीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड हम प्रोवाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट, दीज कंपनीज आल्सो प्रोवाइड promises to procure the crop at the प्री डिसाइडेड प्राइसेस। ये भी डिसाइड करते हैं कि भाई हम आपको इस प्राइस पे आपका क्रॉप खरीदें। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं।
लिखना बंद हो गया यार तो जो उतार था। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, व्हाट इज एग्रीकल्चर, क्या हो गया, टेंशन लग रही है। अबे जितना करके जाओ उतना तो करके जा, पहले इंडियन को खत्म कर, बाकी मैक्रो में मैं कहता हूँ इंडियन नेशनल इनकम को भी गोली मार पहले थोड़े समय के लिए 10 नंबर को, बाकी तो चैप्टर निकाले, बाकी भी नहीं आते, नहीं आते फिर तो मैं कुछ ना कर सकता, मैंने सारे पढ़ा था, रिकॉर्डिंग डली हुई है, गवर्नमेंट बजट की भी डली हुई है, सबकी डली हुई है, मैं कुछ नहीं कर सकता। न्यूमेरिकल है पे जा रही हो भाई, है दोबारा करवा देंगे, किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि सोचिए आशीष को मैंने पूरा कोर्स कराया, मैंने उनको मैक्रो के 3 या 4 चैप्टर डिस्कस किए होंगे पढ़े। मैं उसको मैसेज लिख के दे रहा हूँ ना। तुम ये नहीं सोचते मेरे को पहाड़ों इसका जान क्यों नहीं पड़ा हुआ, एक बच्चे नहीं है तो इधर मेरे को पूरे 16 चैप्टर कराने पड़ेंगे, सबको कराने पड़ेंगे, 16 × 10 कर ले, 160 बार मैं यहाँ से रिपीट करूंगा, 9 दिन में मैं पूछ जाऊंगा भाई, मेरी हालत नहीं देख रही, नींद से भर गया हूँ। इसीलिए कहता है सारे ऑनलाइन में क्या करो, बांट लो चैप्टर, इस बंदे की क्लास में, इस बंदे की क्लास में सारे डल जाएंगे, हो जाए, क्योंकि कोई कॉपरेट करने की जरूरत है। जिसको जब भी ये अकाउंट्स पेपर का क्या हालात है, नहीं मिलेगा टाइम किसी को, वो फैक्ट है। जब तुम मेरे को उल्टा लटका लो कुछ लोगों सबको देखना पड़ेगा, तभी वीडियो का सिस्टम रखा हुआ मैंने पूरे अपने नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल करने तो स्टार्ट कर, सारी की सारी रिकॉर्डिंग डली हुई है इसमें, पहले मेरी बात मान, करने की कोशिश कर, मैंने कल ही रिकॉर्ड डाला है, हो जाएगा। व्हाट इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के दो मतलब होते हैं, पहले एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझ लिए है क्या, यहाँ से लर्न करिए, ये नहीं करना ऊपर वाला। करेंगे पर पहले समझेंगे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में दो मतलब होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, लर्न कर। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के दो होते हैं, पहला होता है डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन, दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब ध्यान सुनो, पहले क्या होता था, मैं अपनी पूरी जमीन के ऊपर से चावल उगाता, अब मुझे खतरा होता था भगवान न करे मेरे चावल की फसल खराब हो गई, या मेरे को एक सबसे बड़ा डर होता था कि अगर चावल की प्राइसेस गिर गए तो मैं तो मर जाऊंगा, मेरे को तो कुछ नहीं कमा पाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं सिर्फ अपनी जमीन के ऊपर सिर्फ चावल उगाऊं, या चावल के साथ साथ कुछ व्हीट और पल्सेस भी उगा लूं। वेट और पल्सेस। इसका मतलब मैंने एक क्रॉप उगाया है, मल्टीपल क्रॉप उगाया, दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि सिर्फ एक क्रॉप मत उगाओ, मल्टीपल क्रॉप उगाओ, जिसे भगवान ना करे एक क्रॉप की प्राइस गिर भी गई मार्केट में, तो बाकी क्रॉप्स की प्राइसेस तो नहीं गिरेगी ना, उससे प्रॉफिट कमा लेना। अब डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब क्या है, मैंने पूछा बेटा तेरा मेन धंधा क्या है, उन्होंने कहा सर फार्मिंग, मैंने कहा फार्मिंग धंधा है, मैंने कहा तेरे को और धंधे करने नहीं आते, कहते आते हैं, मतलब क्या धंधा करेगा, वो कहता है मैं फार्मिंग के साथ साथ हॉर्टिकल्चर कर लेता हूँ, हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट वेजिटेबल उगा लेता हूँ, या वो कहता है मैं पिस्टिकल्चर कर लेता हूँ, पिस्टिकल्चर क्या होता है, मछलियां पकड़ लेता हूँ, फिशिंग। फिशिंग कर लेता हूँ, हॉर्टिकल्चर कर लेता हूँ, फ्रूट वेजिटेबल उगा लेता हूँ, कि वो एक काम कर रहा है मल्टीपल काम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। देख ले, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इट पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ, इन्वॉल्व। चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है, देख, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या है, इट मीन शिफ्टिंग फ्रॉम द सिंगल क्रॉप सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉप सिस्टम, और farmers should shift their cropping pattern from food grains to cash crops. Instead of producing a one specialized crop, farmers should produce the wide variety of crops. फार्मर्स को अब इसमें शिफ्ट करना पड़ेगा, फार्मर्स को फार्मर्स को अभी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, सबसिस्टेंस फार्मिंग से कहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा, कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता था, मार्केट के लिए बनाना या अपने लिए अपने, और कमर्शियल फार्मिंग मींस प्रोड्यूसिंग फॉर द मार्केट। इसका बेनिफिट क्या है कि किसान का रिस्क बढ़ेगा या कम हो जाएगा, मिनिमाइजेशन
it will minimize the market risk of fluctuation in the price of crops. It will minimize the risk owing due to failure of monsoon. ठीक है ना? ये वाला पॉइंट हुआ रखता हूँ अब एक चीज बता, it will minimize the अरे market, नीचे वाला it will minimize the risk occurring due to failure of monsoon. अगर मॉनसून नहीं आया, मॉनसून ज्यादा रेनफॉल नहीं आया तो फिर अरे तो नहीं तो रेनफॉल होगी ना नहीं, एक क्रॉप को कई बार हो सकता है ज्यादा पानी ना चाहिए होता कॉटन को जैसे. It will minimize the risk occurring due to the failure of monsoon. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी शिफ्टिंग ऑफ वर्क It involves shifting from the crop farming. सिर्फ crop farming के बाद हमें दूसरे सेक्टर में बढ़ना है. Other allied and activities and non-agriculture sector. Animal husbandry हो गया, dairy हो गया, fishing हो गया, horticulture हो गया, so on. The people of the rural area is to enjoy a sustainable livelihood and raises their standard of living. Okay. क्या होता है ओवर मैंने पढ़ा दिया अभी. The main reason behind the such diversification is that crop farming sector is overcrowded. पहले ही बड़े सारे लोग हैं, बड़े लोग हैं. अब पढ़ जो ऊपर नहीं लिखा. भाई इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ये, तुम क्या सोचते हो? एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, कह रहे थे अकाउंट्स फिगर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मींस तो शुरुआत से डेली पढ़ी, मैं 9 तारीख से बोले जा रहा हूँ, पढ़ ली उससे पहले थी. तो 9 से 12 मैंने फिजिकल की थी. फिजिकल के भी छोटे चैप्टर नहीं है, बड़े हैं उसके भी. नहीं होता लास्ट में पढ़ने यार. एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मींस रीएलोकेशन of farmers productive resources into new activities or crops and reducing the market risk. मतलब फार्मर्स को अपनी जो जमीन है उस जमीन पे एक ही क्रॉप उगाना चाहिए, मल्टीपल क्रॉप उगाना चाहिए, और एक ही एक्टिविटी करनी चाहिए, दूसरी एक्टिविटी भी करनी चाहिए. इसके लिए का वर्ड यूज हुआ है रीएलोकेशन ऑफ फार्मर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटीज और क्रॉप्स रिड्यूसिंग द मार्केट रिस्क. क्योंकि जो पैसे मतलब जो प्राइस है क्रॉप का वो सारे प्राइसेस सारे एक क्रॉप साथ एक साथ तो falling- गिरेगा नहीं, एक 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 गिर भी गया तो दूसरे से फायदा कमा तो ले. ये हेल्प करता है कि Stay farmers- इनकम एंड रिड्यूसेस मार्केट रिस्क. ठीक है, क्योंकि सिंस द प्राइस ऑफ ऑल द क्रॉप्स डू नॉट फॉल एट द सेम टाइम, देयरफॉर इट वैसे मार्केट का रिस्क खत्म हो जाता है और डाइवर्सिफिकेशन से फार्मर्स की इनकम भी स्टेबलाइज हो जाती है. What are the reasons or benefit of the rural diversification? तुमने भी पढ़ा है, सारे के सारे प्राइसेस ऑफ द फूड क्रॉप्स एक साथ तो गिरेंगे नहीं. अगर एक क्रॉप से गिर भी गए, लॉस हो गया, तो दूसरे साइड से प्रॉफिट हो जाएगा. इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द इनकम. greater risk for rural people if they depend on agriculture source their livelihood. मतलब कि अगर एक एग्रीकल्चर पे रहे तो therefore non farming employment provide या मैं पढ़ लूं या बच्चों को भी तो पढ़ाना है. ये लैंग्वेज और फिर पढ़ाता हूँ बीच में शुरू हो जाती है, फिर लैंग्वेज मुश्किल है, फिर टाइम बर्बाद कर रही है. कोई लैंग्वेज मुश्किल नहीं है, पढ़ के देख. therefore non टीचर सारे नोट्स ऐसे दे देते हैं, वो नहीं लैंग्वेज को सिंपल सिंपल करते हैं. पढ़ने दोगे अब there is a greater अब बोल रहे हो पढ़ के देख. मैं पढ़ा तो रहा हूँ, पढ़ाने दे, जब मैं पढ़ाऊंगा तब जाके समझ आएगी. There is a greater risk for the rural people if they exclusively depend upon agriculture as the source of livelihood. अगर कोई भी इंसान एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहेगा, उस पे बहुत रिस्क है. Therefore, non-farm employment provides sustainable livelihood option to the rural people. बस इतना कर लें. ठीक है, और ये भी रीजन लिखती हूँ कि अगर बाई चांस एक क्रॉप की प्रोडक्शन प्राइस फॉल हो गई तो दूसरे की राइज रहती है, तो एक से नुकसान दूसरे से फायदे में कर सकते हैं. Most of the agriculture लिखो, most of the agriculture employment activities are concentrated during the खरीफ सीजन. बहुत ज्यादा जो employment activities है वो कहाँ पे concentrated होती है? खरीफ सीजन में. ड्यूरिंग द राबी सीजन, राबी सीजन के दौरान इट इज वेरी डिफिकल्ट किसानों के लिए बेटा वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ पाएंगे ड्यू टू द इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज. इसीलिए बेटा डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी. क्या हुआ? इसको मैं लिखवा तो लिख लिख भाई लिखो. इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, in India, majority of the agriculture activities
In India, majority of the agricultural activities are done during the Kharif season. In India, majority of the agricultural activities are done during the Kharif season, and it is very difficult, for the farmers to find, and it is very difficult for the farmers to find employment during the Rabi season. ड्यूरिंग Rabi season, बस इतना ही. ठीक है, क्लियर है, आगे पढ़. In India, our livestock In India, the livestock population is very high. नहीं नहीं, रुक जाइए, यहाँ से नहीं, गलत है, ये वाला पेज पहले नहीं पढ़ना, ये बाद में पढ़ना है, ये बाद में पढ़ना, रुक जाओ. मैं बताता कौन सा पेज पढ़ना है. बस यहीं से पढ़ना है. दिखाओ तो. एनिमल हस्बेंड्री सबसे लास्ट पेज. जल्दी कर भाई. एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है? एनिमल का एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? पशुपालन. मतलब भैंसे पालन. एनिमल husbandry is the branch of the agriculture. Animal husbandry is a branch of agriculture which is concerned in breeding, rearing, caring. ये word आने चाहिए. Animal husbandry is a branch of agriculture which is concerned in caring. breeding, rearing, and caring of farm animals like cow, goat, poultry, fallow, etc. पोल्ट्री हमारे देश में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है. दैट इज अराउंड. पोल्ट्री अंडे, मुर्गियां. पोल्ट्री मतलब अंडे, मुर्गे एक्सेट्रा हमारे देश में सबसे ज्यादा है. कितने? 50%. कैटल, कैटल पता है? गाय भैंसे. हाँ हाँ. कैटल गाय भैंसे 25% है. शीप 20. गोट और शीप है कितना? 20%. बेनिफिट ऑफ लाइवस्टॉक फार्मिंग. पहला, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स. एक चीज बता, फार्मर से भी पैसे कमा लेगा, और साथ साथ गाय भैंसे का दूध और घी सारा अंडे बेच के और पैसे. नेक्स्ट है द फूड सप्लाई. क्या फूड की कमी? फूड सिक्योरिटी कह लें. फूड सिक्योरिटी यहाँ पे होगी क्योंकि हमें पता है कि किसान को कि भूखा मरेगा नहीं अगर उसका कोई पैसे नहीं होंगे, भैंस का दूध लगा निकाल के पिएगा. ट्रांसपोर्टेशन में किसानों को, मतलब किसान क्या वो बैलों को यूज कर सकता है खेत को जोतने के लिए, वो भी ट्रांसपोर्टेशन में. ट्रांसपोर्टेशन उसको तो क्रॉप के लिए रहेगा ना. बेटे किसान जानवरों को क्यों रखता है? मैंने क्या बोला कि क्रॉप के ऊपर चलाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी है हाँ. वो. मतलब ट्रांसपोर्टेशन तो मैंने कहा ही नहीं, खेत को हल जोतने के लिए होता है ट्रांसपोर्टेशन. बेनिफिट्स, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में तो यूज सकते हैं बैलगाड़ी बनाने के लिए. नेक्स्ट, न्यूट्रिशन को फैमिली. हाँ वही अंडे से न्यूट्रिशन. फ्यूल कहाँ से आ गया इधर? अच्छा, जो गाय भैंसे क्या गोबर करेंगे तो फ्यूल यूज करेंगे. लाइवस्टॉक फार्मिंग. 2 मिनट चुप हो जाओ. चलो बर्ड. इसके बाद कौन सा और
क्या करूं? अभी थोड़ा बहुत पढ़ के सो जाएगी या मैं सेट उठा दूंगी फिर। हाँ ना, सोना लर्न करना है। चल तू पढ़ अपने से। सुला दूंगी माँ मेरी हालात कैसे हो? पॉज करना। क्या? भाई उस औरतें भी फिशिंग करती हैं। हैं? औरतें फिशिंग नहीं करती, औरतें फिशेस के प्रोडक्ट्स को बेचती है मच्छी मार्केट। सुनो, बंगाल में बेचती हैं तो the fishing community considers the water bodies, rivers, lakes, ponds, etc. as their mother, which provides them the source of life. Role of women in the fishing. ऐसा पूछा मैंने। Although the women do not play an active role in party fishing, but however, women plays a very important role in marketing of fishes. बेचने में करती है। 60% ऑफ द वुमेन एक्सपोर्ट मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। देख मैंने कितना सही लिखा हुआ है। और 40% ऑफ द वुमेन इज एंगेज इन इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग मतलब इंडिया में बेचना, एक्सपोर्ट मार्केटिंग मतलब फिशेस को एक्सपोर्ट करना। कोई दिक्कत? और बुक में देखेगी ना, पैराग्राफ्स के फॉर्म में लिखे ना सारे। सम प्रॉब्लम्स इन फिशिंग। पहला, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, पूरे साल काम नहीं मिलता है। जब तूफान आएगा समुद्र में कहां पकड़ने जाओगे मछली। लो पर कैपिटा इनकम, मछुआरों की इनकम तो ज्यादा होती नहीं। फिश वर्कर्स फाइंड डिफिकल्टी इन मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट इन अदर सेक्टर। जो बंदा मछली पकड़ना सीख गया है उसके बाद वो कोई और काम कर ही नहीं सकता कि वो ट्रेंड ही नहीं होगा। और इनको पढ़ा लिखा तो है नहीं, ये हाई लिटरेसी और इंडेटेड होते हैं। इंडेटेड मतलब कर्जे में डूबे होते हैं। कोई दिक्कत? लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट, अभी मत कहना लैंग्वेज मुश्किल है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फिशिंग, मैं अपनी लैंग्वेज में लिख के आऊँ करूँ पेपर पूरा करूँ। ठीक है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द फिशिंग सेक्टर फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी अंडरटेकन। पहला, प्रॉब्लम्स लाइक पॉल्यूशन एंड ओवर फिशिंग मस्ट बी कंट्रोल। पॉल्यूशन और ओवर फिशिंग की प्रॉब्लम को कंट्रोल करो। ज्यादा मछलियां मत पकड़ना, मछली को पैदा होने दो। क्रेडिट फैसिलिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द फिश वर्कर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम रेट पे दो। माइक्रो फाइनेंसिंग थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मस्ट बी प्रमोटेड। भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, माइक्रो याद है सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, मैंने पढ़ा था कल रात को। तो इनको भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना चाहिए जिससे ही अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। फिशरी टेक्नोलॉजी मस्ट बी अपग्रेडेड एंड मस्ट बी अवेलेबल टू द फार्मर्स। माइक्रो फाइनेंसिंग, अबे यार, माइक्रो फाइनेंसिंग थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब सारे के सारे मछुआरे अपना अपना पैसा इकट्ठा करके जिस मछुआरे को पैसे की सख्त जरूरत है उसको अवेलेबल करा दें। अबे जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता था तो किट्टी कमेटी, फिश किट्टी मत लिखा, ये सेल्फ हेल्प। नहीं यार। फिशिंग टेक्नोलॉजी मस्ट बी अपग्रेडेड एंड मस्ट बी अवेलेबल टू द फार्मर्स। आज भी मछुआरे कैसे मछलियां पकड़ते हैं? वो नेट डाल के। पर फॉरेन में कैसे पकड़ते हैं? ट्रॉलर्स के थ्रू। वो केज डालते हैं और उसके अंदर मछलियों का दाना डालते हैं, मछलियां। हाँ, तो फिशिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना बहुत जरूरी। हॉर्टिकल्चर, ये एग्जाम में आता है। हॉर्टिकल्चर एक, सुन, हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, डेयरी बहुत इंपॉर्टेंट इनमें से आएगा। है। कर लेना, इतना सारा बुक में दिया हुआ है। एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है, वो मेरे को रात को कराऊंगा क्योंकि उसका नोट है ना, मेरे बच्चे से मंगाना है। 2 पेज का है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, उससे लेना पड़ेगा। पिछले साल डिलीट हो गया था, सलाड हो गया तो उसको करा दिया था, मेरे को इसमें नहीं।
आजा, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कल्टीवेट करना, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जल्दी कर भाई, उसको भी जाना है। यार रुको, कितना है? हो गया, ये लास्ट है, हो गया। बोलो बोलो। हॉर्टिकल्चर इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कि एक चीज मत उगाओ, क्योंकि अगर वो खराब हो गया तो फिर तुम्हारी जीडीपी और इनकम भी इफेक्ट होगी, तो साथ साथ कुछ और भी ठीक है, उगाओ। हॉर्टिकल्चर इज एन साइंस और आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फ्रूट्स, vegetables, flowers, medical and aromatic plants. And what is aromatic plants? एरोमेटिक प्लांट्स मतलब परफ्यूम के, जो परफ्यूम बनाने के लिए जो पौधे यूज होते हैं वो। अब इतना मत कर, इट मींस फ्रूट्स, खुद ही बोल दो। तीन चार लिख दो उसमें, फ्लावर्स एंड स्पाइसेस। हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट। मतलब हमारे देश में जितनी भी एग्रीकल्चर आउटपुट होती है उसका 1/3 किसका होता है? हॉर्टिकल्चर। 6% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। Horticulture contributes 6% of the total GDP. India has become the second Second largest largest producer country of after fruits China. and second largest producer of fruits and vegetables after China. India is the largest producer of the fruits like mango, banana, coconuts, cashew nuts and spices. ठीक है, हमारे देश में 19% ऑफ टोटल रूरल एम्प्लॉयमेंट कहां पे एंगेज्ड है? हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर ने सबसे ज्यादा किसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया? वुमेन। तो हॉर्टिकल्चर ने बहुत ज्यादा फोकस वुमेन एम्पावरमेंट पे ये किया तो कुछ भी नहीं है, इतना ही लिखना होता है, तुम्हें यही आता है। बस मैंने सारा पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दिया। हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस में इन्वॉल्व है, प्रोपोगेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में एंगेज्ड है। अब आता है, एक बार है ना, मैंने एक ये बना दिया था डिफरेंस बिटवीन, हाँ लिख, ये आता फादर, है। फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन। भाई हमको, हाँ, हॉर्टिकल्चर से जो रेवोल्यूशन आई थी वो गोल्डन रेवोल्यूशन, लिख ले। हॉर्टिकल्चर में जो रेवोल्यूशन आई थी उसको क्या कहते थे? गोल्डन रेवोल्यूशन। और फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन कौन है? निरपाक, निरपाक नमक खा रही टू हूँ। तेज, निरपाक क्या है? टू तेज, निरपाक टू निरपाक तेज वाज अ फादर ऑफ द गोल्डन तेज। रेवोल्यूशन। और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड थी ये सारी गोल्डन रेवोल्यूशन। अब सुन, ग्रीन रेवोल्यूशन कब आई थी? 1960 में। ग्रीन और गोल्डन में डिफरेंस बता। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में आई थी, गोल्डन रेवोल्यूशन 1991 और 2003 के बीच में चली। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन मकसद था कि हमें प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़ानी है बाय यूजिंग द हाई यील्डिंग वैरायटी, जिसपे हमारा व्हीट और राइस सबसे ज्यादा होगा था। इसलिए कहता था शुरुआत से तेजी से पढ़ना शुरू हो जाओ, तुम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे थे एक एक चैप्टर। देखो, ड्यूरिंग द गोल्डन रेवोल्यूशन हमारे देश में बड़ी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई थी, और हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर क्रॉप्स मतलब फूड ग्रेन्स, सॉरी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स की प्रोडक्शन कम थी या बढ़ गई थी? तो गोल्डन रेवोल्यूशन का मेन मकसद क्या था? हमारे देश के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना। इट लेड टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, इट लेड टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड हनी। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, लिख लें, इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। और इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज, बनानास, कैश्यू नट, स्पाइसेस। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। तांडव क्या है ये? तनवा। तांडव नहीं है, तनवा है। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ये आया हुआ पेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। पहले तनवा पढ़ ले 2 मिनट। तनवा क्या है ये? तमिलनाडु वुमेन फॉर एग्रीकल्चर। तनवा की फुल फॉर्म है तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। तनवा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कहां पे स्टार्ट हुआ था? तमिलनाडु। तमिलनाडु में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें ट्रेनिंग देनी होगी वुमेन को, किसमें? एग्रीकल्चरल टेक्निक्स में, सो डैट वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके और अपनी इनकम को अर्न कर सके। तो तनवा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कहां पर स्टार्ट हुआ था? तमिलनाडु में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वुमेन को हमें ट्रेनिंग देनी है एग्रीकल्चर में, जिससे उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके। वुमेन आर फॉर्मिंग द farm groups
विच फंक्शंस लाइक अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो औरतें है ना फार्मिंग में इंगेज्ड है, वो एक फार्म वुमेन ग्रुप बना रही है जिसमें वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह पैसे इकट्ठे कर सकती है। और ये सेविंग से, ये जो वुमेन होती है वो स्मॉल स्केल हाउस होल्ड एक्टिविटी करती है, लाइक मशरूम कल्टीवेशन या सोप मैन्युफैक्चरिंग या डॉल मेकिंग जैसे काम करती किसान क्रेडिट है। अब कार्ड। किसान को भी तो क्रेडिट कार्ड अवेल कराओ बेचारा, जिससे वो अपनी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर, सीड्स खरीद सके। To support the short-term credit need of the farmers, banks have been providing the Kisan credit card to the farmers who are eligible for short-term credit for the crop production and non-farming activities. ये आईटी वाला आता है। नहीं आने की उम्मीद नहीं करा, और इसके अंदर को ऑर्गेनिक फार्मिंग करानी, वो आने की उम्मीद बहुत है। वो पेज का है 5 मिनट, Organic farming। अभी है नहीं, मेरे को ना उससे मंगाना पड़ेगा विधानसभा ऑफिस से। मैंने उसको करा दिया। इतना मेरे को भेजना, मैं लिख लूँ, वो प्रिंट करवा मैं लूँ। मंगा के भेज दूंगा यार, उसके आप उसको फोन ही नहीं देते। हाँ, वही है जो सबसे पहले से कुछ करके बैठे, हाँ मैंने। और सबसे कम उसको मैंने कंसंट्रेशन दिया, सबसे तो वही इफेक्टिव करता है। वो बुक भी रीड मार बैठा। आईटी। Information technology plays a very significant role in achieving the sustainable development of the food security. अब ध्यान सुनो, आईटी का क्या रोल है फार्मिंग में, ध्यान सुनो। With the help of softwares, the government is able to protect the areas of food insecurity to prevent the livelihood of such emergency. अब ध्यान सुन, तेरे को पता है कि आज की डेट में साइंटिस्ट इतने ज्यादा एडवांस हो गए, वो ये बता सकते हैं कि किस एरिया में फूड की शॉर्टेज होगी, कहाँ पे बाढ़ आएगी, कहाँ पे सूखा पड़ेगा। तो वहां पे उस एरिया में पहले से इंतजाम कर दिए जाते हैं। ये भाई साहब सुन, उस वहां पे ऐसे इंतजाम कर दिए जाते हैं कि आप लोगों ने वहां पे ये इंतजाम कर दिए जाते हैं कि ये एरिया में सूखा पड़ने वाला है, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इफेक्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट। आईटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्कुलेट्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, प्राइसेस, वेदर एंड सॉइल कंडीशंस फॉर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स। किसानों को बताते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा क्रॉप उगाना आसान है, कौन सा वेदर कंडीशन का है। IT sector is also generating the employment opportunities in the backward areas. Information kiosk. What is information kiosk? एक साइबर कैफे, जहां पे कंप्यूटर लगा दिया जाता है, इंटरनेट लगा दिया जाता है, जहां पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो फार्मर्स को गाइड करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कि फार्मिंग करनी कैसे है। IT aims to make every village a knowledge center to provide sustainable option of livelihood. मतलब IT का मेन मकसद है कि हर गांव के अंदर एक कियोस्क, एक साइबर कैफे एस्टैब्लिश हो जाए, जिससे साइंटिस्ट रेगुलरली, मतलब ये वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना,